वो एक बार फिर आहनी अलमारी की तरफ गया और वहां से 6 इंजेक्शन और 6 सिरिंजें ले आया। उसने एक एक इंजेक्शन भरकर उन सबको लगा दिए। इन्हें होश में आकर मुझे साथ सलाम करने में अभी वक्त लगेगा। आओ, इतनी देर में हम यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता तलाश कर ले। ऊपर तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस मौजूद होगी। ऐसा ना हो हम उनकी नजरों में आ जाए और वो हमारा शुजरे नसब पूछे बगैर हमें मुजरिम समझकर हम पर चढ़ दौड़े। इमरान ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान वहां से निकलने के लिए खुफिया रास्ते की तलाश में मसरूफ हो गया। इमरान ऐसी कोठियों की तर्ज तामीर को अच्छी तरह समझता था। उसे मालूम था कि मुजरिम खास तौर पर ऐसी कोठियों या इमारतों को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं जहां से उन्हें खुफिया अंदाज में बच निकलने की राह मैसर आ सके, और वो रास्ते अमूमन जेर जमीनी होते थे। और फिर इमरान को इस सिलसिले में वाकई मायूसी का सामना न करना पड़ा था। उसने जल्द ही एक जेर जमीन सुरंग को तलाश कर लिया जो काफी तवील और दूर तक जा रही थी, जो यकीनन उस जगह से दूर किसी दूसरी कोठी या इमारत में निकलती होगी। थोड़ी ही देर में जूलिया और उसके सब साथियों को होश आ गया। वहां इमरान, जोसेफ और सफदर को देखकर वो चौंक पड़े थे। जूलिया ने सफदर की तशवीशनाक हालत देखी तो वो परेशान हो गई, मगर इमरान ने उसे बताया कि उसने सफदर का ऑपरेशन करके उसके जिस्म से गोलियां निकाल दी हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है। तो जूलिया को सुकून आ गया और वो भी इमरान की जानिब ममनूनियत भरी नजरों से देखने लगी। जूलिया ने इमरान को बताया कि मैग्नेट वॉल से चिपकाने के बाद मास्टर जोजो ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर पहले हलाक करने के लिए कहा था, मगर फिर अचानक वहां तेज बू फैल गई थी जिससे वो बेहोश हो गए थे और अब उन्हें होश आ रहा था। मास्टर जोजो भागता हुआ कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ, जहां फॉर्गन एक बड़ी सी मशीन पर मौजूद स्क्रीन पर देख रहा था। स्क्रीन पर इमारत का बैरूनी मंजर नजर आ रहा था, जहां बेशुमार मुसल्लह अफराद इमारत में फायरिंग करते हुए दाखिल हो रहे थे। वो सब सिया लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरों पर नकाब थे। फॉर्गन मशीन पर लगा डायल घुमा घुमा कर मंजर तब्दील करते हुए इमारत का जायजा ले रहा था। उसने एक बार जो डायल घुमाया तो मास्टर जोजो यकलक उछल पड़ा। रुको रुको, मास्टर जोजो ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा तो फॉर्गन ने हाथ रोक लिया। कोठी के गेट का मंजर स्क्रीन पर नजर आ रहा था, जहां एक नौजवान मर्द और एक लड़की अंदर दाखिल हो रहे थे। ब्लैक जैक और क्लॉस्टा। उन दोनों के चेहरों पर नजर पड़ते ही मास्टर जोजो के मुंह से बेख्तियार निकला। उन दोनों को देखकर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैल गई थी। ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इन दोनों को हलाक कर दिया था। मास्टर जोजो ने आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों को देखते हुए कहा। यही दोनों इन मुसल्लह अफराद को लीड कर रहे हैं बॉस, फॉर्गन ने कहा। हूँ, मगर ये दोनों यहाँ आके से गए। मैंने इन्हें सुपर क्लब के जिस तहखाने में फेंका था वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर मैंने उस तहखाने में दुनिया की इंतहाई जहरीली गैस भी फैला दी थी जिससे इनका हलाक हो जाना यकीनी था। मगर ये दोनों न सिर्फ जिंदा है बल्कि मेरे स्पेशल हेडक्वार्टर में भी पहुंच गए हैं। क्यों, कैसे? क्या ये जादूगर हैं? मास्टर जोजो ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे स्क्रीन पर मौजूद ब्लैक जैक ने हाथ में पकड़े हुए ब्रीफकेस को नीचे रखा और उसके करीब बैठकर ब्रीफकेस को खोलने लगा। ब्रीफकेस खोलकर उसने एक छोटा सा मशीन नुमा आला निकाला और फिर उस पर लगे हुए बटन दबाने लगा। मशीन ऑन हुई और उस पर लगे छोटे छोटे बटन तेजी से रोशन होना शुरू हो गए। ओ, आईजी मशीन। ओ, ये तो आईजी मशीन है। मास्टर जोजो के मुंह से बेख्तियार निकला। आईजी मशीन, इससे क्या होता है बॉस? फॉर्गन ने मास्टर जोजो से पूछा। इससे पहले कि मास्टर जोजो कोई जवाब देता, अचानक ब्लैक जैक के पास मौजूद मशीन से तेज रोशनी निकली और खत्म हो गई, जैसे किसी कैमरे का फ्लैश चमकता है। उसके साथ ही फॉर्गन के सामने न सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो गई बल्कि कंट्रोल रूम में मौजूद मशीन भी खुद ब खुद ऑफ होती चली गई थी। ये क्या? ये स्क्रीन और मशीन क्यों ऑफ हो गई है? फॉर्गन ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ब्लैक जैक ने आईजी मशीन से यहाँ का तमाम साइंसी निजाम फेल कर दिया है। मास्टर जोजो ने हैरत और परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। साइंसी निजाम फेल कर दिया है इस छोटी सी मशीन से? मगर बॉस, फॉर्गन ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस मशीन से हर किस्म के साइंसी निजाम को फेल किया जा सकता है। इस मशीन से ऐसी रेस निकलती है जो दूसरी तमाम रेस को एक लम्हे से भी कम वक्फे में खत्म कर देती है। निकलो यहाँ से। अब ब्लैक जैक और क्लॉस्टा को हम हेडक्वार्टर में दाखिल होने से नहीं रोक सकते, मास्टर जोजो ने कहा, और फिर वो मुड़ा और तेजी से एक राहदारी में दौड़ता चला गया। फॉर्गन चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो भी कंट्रोल रूम से निकल आया और मास्टर जोजो के पीछे भागने लगा। उसी लम्हे अचानक इमारत तेज और खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। शायद हमला आवरों ने इमारत पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। मास्टर जोजो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एक छोटे से कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते ही वो एक दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। उसने दीवार के करीब जाकर दीवार की जड़ के एक मखसूस हिस्से में जोर से ठोकर मारी तो अचानक सरर की आवाज के साथ दीवार में खलासा बनता चला गया। नीचे सीढ़ियां जा रही थी। मास्टर जोजो तेजी से उन सीढ़ियों से नीचे आया। सामने एक लंबी और तवील सुरंग थी जो इंसानी हाथों से बनी हुई थी।
जैसे ही मास्टर जोजो सुरंग में आया, उसके हुक्म में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फॉर्कन शायद बाहर ही रह गया था, लेकिन मास्टर जोजो को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से सुरंग में दौड़ता चला जा रहा था। सुरंग आगे जाकर घूम गई थी। वहां हल्के पावर के बल्ब रोशन थे, इसलिए वहां अंधेरा नहीं था। मास्टर जोजो भागता हुआ सुरंग के दूसरे किनारे पर आ गया। वहां भी सीढ़ियां थी जो ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा था। मास्टर जोजो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के करीब आ गया। उसने दरवाजे की साइड में दीवार पर हाथ फेरा और फिर एक उभार पर हाथ पड़ते ही उसने उभार को अंदर की तरफ दबा दिया। सरर की आवाज के साथ दरवाजा दो हिस्सों में सिमटकर दीवारों में धंसता चला गया और मास्टर जोजो उस दरवाजे में दाखिल हो गया। चंद ही लम्हों के बाद वो उस कॉलोनी के उकब में मौजूद एक और कॉलोनी की कोठी में था, जो उसने शायद पहले से इस मकसद के लिए वहां बनवा रखी थी। कोठी बिल्कुल खाली थी, अलबत्ता पोर्च में एक कार मौजूद थी। मास्टर जोजो कोठी से निकलकर कार में आ बैठा। चंद ही लम्हों में वो गेट खोलकर कार में सवार वहां से निकला जा रहा था। वो कार को थर्ड लाइन से मुखालिफ सिम्फ में ले जा रहा था, ताकि ब्लैक जैक, क्लॉस्टर और उनके साथियों की नजर में न आ सके। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया और फिर वो शहर में दाखिल होकर मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाता चला गया। उसके जहन में ब्लैक जैक और क्लॉस्टर चिपके हुए थे, जिन्हें उसने सुपर क्लब की चारों तरफ से बंद तहखाने में फेंक दिया था। उस तहखाने से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और फिर मास्टर जोजो ने उस तहखाने में जहरीली गैस भी फैला दी थी, जिससे चंद ही लम्हों में उन दोनों को हलाक हो जाना चाहिए था। लेकिन ना ही उन पर जहरीली गैस का असर हुआ था और वो बंद तहखाने से यूं निकल आए थे जैसे वो सिरे से उस तहखाने में गिरे ही ना हो। मास्टर जोजो असल रेड नोटबुक की मालूमात हासिल करने के लिए इस स्पेशल हेडक्वार्टर में आया था। वो उस सीक्रेट एजेंट से सर इफ्तिकार के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, जिसने सर इफ्तिकार का मेकअप कर रखा था। मास्टर जोजो को यकीन था कि अगर वो असल सर इफ्तिकार तक पहुंच जाए तो वो उससे असल रेड नोटबुक के बारे में उगलवा लेगा। उसने अपने आदमियों को उस होटल में भी भेजा था जहां नकली सर इफ्तिकार मिलिट्री के आर सेक्शन के कर्नल तारिक से मिलने जा रहा था और सर इफ्तिकार के ड्राइवर के रूप में उसके साथी इकबाल ने उसे इस होटल के बारे में बताया था और उसने खुद सर इफ्तिकार को फोन पर कर्नल तारिक से बात करते सुना था। इकबाल ने होटल बरगंजा के जिस कमरे के बारे में बताया था, वहां से मास्टर जोजो के आदमियों ने कर्नल तारिक को अगवा करने की कोशिश की थी, मगर इससे पहले कि उसके आदमी होटल बरगंजा पहुंचते कर्नल तारिक वहां से निकल चुका था। मास्टर जोजो को न जाने क्यों यकीन था कि असली रेड नोटबुक उस एसएसआर में ही मौजूद है, जहां से वो क्लाउस्टर के साथ नकली रेड नोटबुक उड़ा लाया था। उसे उस कंट्रोल रूम के ऑपरेटर कर्नल असलम पर शक था, जिसने क्लाउस्टर को उस लॉकर के बारे में बताया था, मगर वहां से नकली रेड नोटबुक हासिल हुई थी। मास्टर जोजो को साफ लग रहा था कि उस कंट्रोल रूम के ऑपरेटर कर्नल असलम ने जानबूझकर उन्हें गलत लॉकर के बारे में बताया था और असली रेड नोटबुक वहां मौजूद दूसरे किसी लॉकर में ही होगी। क्लाउस्टर ने को उस कंट्रोल रूम ऑपरेटर पर शदीद तशद्दुद किया था और उसके जिंदा बच जाने के चांस बेहद कम थे, लेकिन इसके बावजूद मास्टर जोजो एक बार फिर उस ओल्ड फोर्ट के एसएसआर में जाना चाहता था। अगर कर्नल असलम जिंदा होता तो वो उससे असली रेड नोटबुक के बारे में पूछने की कोशिश करता, वरना वो उन तमाम लॉकरों को तोड़कर उनमें से खुद रेड नोटबुक को तलाश करने की कोशिश करता। लेकिन वहां चूंकि उन्होंने बाकायदा खौफनाक हमला किया था, जिसके नतीजे में अब तक उस एरिया को यकीनी तौर पर मिलिट्री ने संभाल लिया होगा, इसलिए वहां पहुंचना मास्टर जोजो को मुश्किल नजर आ रहा था। उसकी इत्तलात के मुताबिक ओल्ड फोर्ट के एसएसआर से तमाम चीजों को अपनी निगरानी में निकलवाकर और हिफाजत में लेकर दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी उस कर्नल तारिक की ही थी और कर्नल तारिक तक पहुंचने के लिए उसे लामहला सर इफ्तिकार की तलाश थी, जिसका पता उसे सिर्फ वो सीक्रेट एजेंट ही बता सकता था जिसने सर इफ्तिकार का मेकअप करके उसकी जगह ले रखी थी। अब जबकि मास्टर जोजो उस एजेंट से मालूमात हासिल करना चाहता था, तो अचानक उसके हेडक्वार्टर पर ब्लैक जैक और क्लॉस्टर ने हमला कर दिया था। उन्होंने जिस तरह हेडक्वार्टर का साइंसी हिफाजती निजाम मुअत्तल किया था, उससे मास्टर जोजो को यकीन हो गया था कि वो पूरी तरह से हेडक्वार्टर पर कब्जा जमा लेंगे और वहां उनके आने का मकसद सिर्फ मास्टर जोजो तक पहुंचने का ही हो सकता था। इसलिए मास्टर जोजो ने खुफिया रास्ते से वहां से निकल जाने में ही आफियत समझी थी। कार चलाता हुआ वो इन्हीं ख्यालों में गुम अपने तीसरे हेडक्वार्टर में आ गया। ये भी पहली इमारत की तरह बड़ी और हर किस्म के साजो सामान से आरस्ता इमारत थी और इस हेडक्वार्टर का नाम 01 था। मास्टर जोजो ने इमारत के गेट पर कार ले जाकर रोक दी। उसने 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो इमारत का गेट खुद कार सिस्टम के तहत खुलता चला गया। जैसे ही गेट खुला, मास्टर जोजो कार अंदर ले गया और उसने कार पोर्च में रोक दी। उसी लम्हे एक लंबा तड़ंगा और वर्जिशी जसामत वाला नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया। उसके हाथों में मशीन गन थी। मास्टर जोजो कार से निकला तो उस नौजवान ने उसे मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। जॉर्डन कहाँ है?
मास्टर जोजो ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा, वो ऑपरेशन रूम में मौजूद है मास्टर। नौजवान ने कहा, ठीक है, मास्टर जोजो ने कहा और वो तेजी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों में वो एक बड़े और साइंसी मशीनों से आरास्ता कमरे में दाखिल हो रहा था, जहां एक नौजवान मौजूद था। मास्टर जोजो को अंदर आते देखकर वो उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। एसएसआर के बारे में क्या रिपोर्ट है जॉर्डन? मास्टर जोजो ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एसएसआर में मिलिट्री पहुंच चुकी है मास्टर, और उन्होंने वहां से बड़े बड़े बॉक्स निकालकर बंद बॉडी के स्पेशल ट्रकों में लोड करने शुरू कर दिए हैं। वहां से लाशों और जख्मियों को भी निकाला जा रहा है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, और साथ ही उसने एक मशीन का बटन प्रेस किया तो स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर ओल्ड फोर्ट का मंजर नजर आने लगा, जिस पर मास्टर जोजो और क्लॉस्टर ने रेड करके रेड नोटबुक हासिल की थी। मास्टर जोजो चूंकि एक ज़हीन एजेंट था, उसने गो ओल्ड फोर्ट से क्लॉस्टर के साथ रेड नोटबुक हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो ओल्ड फोर्ट को मुकम्मल तौर पर अपनी नजरों में रखना चाहता था, ताकि वो वहां पर मौजूद दूसरी अहम साइंसी इजादात और फार्मूले के बारे में तफसीलात हासिल कर सके, और मौका मिलने पर उसे अगर दोबारा हमला करना पड़े तो उसे इन मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस मकसद के लिए वो वापसी पर ओल्ड फोर्ट में एक ऐसा साइंसी आला छुपा आया था जिससे निकलने वाली रेस हर तरफ फैल जाती थी, और उन रेस की मदद से वो ओल्ड फोर्ट को अंदर और बाहर से पूरी तरह से आसानी से चेक कर सकता था, और जिसका कंट्रोलिंग सिस्टम इस हेडक्वार्टर 01 में मौजूद था। नकली रेड नोटबुक देखकर मास्टर जोजो परेशान हो गया था। फिर उसे अपने साइंसी आले का ख्याल आया जो वो ओल्ड फोर्ट में लगा आया था। स्पेशल पॉइंट पर जाकर उसने सबसे पहले जॉर्डन को कॉल करके उसे ओल्ड फोर्ट पर नजर रखने के लिए कहा था, और अब जबकि उसके स्पेशल पॉइंट पर ब्लैक जैक क्लॉस्टा और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, इसलिए मास्टर जोजो फौरी तौर पर वहां से निकलकर इस तरफ आ गया था, और वो स्क्रीन पर ओल्ड फोर्ट को देख रहा था, जहां हर तरफ मिलिट्री ही मिलिट्री फैली हुई थी। बाहर बड़े बड़े बंद बॉडी के ट्रक मौजूद थे, जिसमें फौजी ओल्ड फोर्ट से बड़े बड़े सील्ड बॉक्स निकालकर लोड कर रहे थे। इसके अलावा वहां बेशुमार फौजी जीपें और एम्बुलेंस गाड़ियां मौजूद थी। एम्बुलेंस गाड़ियों में जख्मियों को डाला जा रहा था। इसमें कर्नल तारिक कौन हो सकता है? मास्टर जोजो ने स्क्रीन पर गौर से फौजियों को देखते हुए कहा। फिर वो मशीन पर लगा एक डायल घुमाने लगा। उस डायल से वो उन फौजियों के क्लोजअप ले रहा था। फिर एक नौजवान को देखकर उसने उसका क्लोजअप लिया और फिर उसके सीने पर लगे बैज को क्लोज कर लिया, जिस पर साफ अल्फाज में कर्नल तारिक लिखा हुआ था। वही अपने तमाम साथियों को हिदायत देता नजर आ रहा था। तो यह है कर्नल तारिक, मास्टर जोजो ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मास्टर, सुपर क्लब तबाह कर दिया गया है, जॉर्डन ने कहा, जो अब तक खामोश खड़ा था। उसकी बात सुनकर मास्टर जोजो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, किसने इत्तला दी है तुम्हें? मास्टर जोजो ने कहा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से और परेशानी के तासुरात उभर आए थे। सॉर्सन की कॉल आई थी। उसने बताया है कि सुपर क्लब पर डगलस और उसके आदमियों ने हमला किया था। जब डगलस और उसके बेशुमार साथी हमले की नीयत से सुपर क्लब में दाखिल हो रहे थे, तो उस वक्त सॉर्सन क्लब से बाहर था। उसने डगलस को अपने साथियों के साथ क्लब के खुफिया रास्तों की तरफ जाते देखा था। वो चूंकि डगलस को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने मुझे कॉल करके फौरन इत्तला दे दी थी। मैंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन आपसे किसी तरह से राब्ता ही नहीं हो रहा था, जिस पर मैंने सार्को से राब्ता किया, मगर उस वक्त तक डगलस और उसके साथी क्लब पर टूट पड़े थे। उन्होंने वहां किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया था, और उन्होंने शदीद फायरिंग करके और बम फेंककर क्लब की ईंट से ईंट बजा दी थी। जॉर्डन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इसका मतलब है कि डगलस ब्लैक जैक का आदमी है। उसकी मदद से ब्लैक जैक और क्लॉस्टा तहखाने से निकलने में कामयाब हुए होंगे, मास्टर जोजो ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। डगलस स्टार क्लब का मैनेजर है मास्टर, इंतहाई खतरनाक और शफाक इंसान है। मुझे उसके क्लब और उसकी रिहाइशगाह का इल्म है। अगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों से कहकर उसके क्लब पर जवाबी कार्रवाई करवा दूं। हम उसकी रिहाइशगाह को भी बमों से उड़ा देंगे, जॉर्डन ने कहा। नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, हेलीकॉप्टर किस पोजीशन में है? मास्टर जोजो ने सर झटक कर पूछा। वो ओके पोजीशन में है मास्टर, और उसका फ्यूल टैंक भी फुल है, जॉर्डन ने कहा। गुड, क्या तुम हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हो? मास्टर जोजो ने कहा। यस बॉस, जॉर्डन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड, तो फिर जाकर तुम हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। हमें फौरी तौर पर उस ओल्ड फोर्ट की तरफ जाना है, मास्टर जोजो ने कहा। ओल्ड फोर्ट? लेकिन मास्टर, वहां तो मिलिट्री है। और जॉर्डन ने चौंक कर कहा। फिजूल बातें मत करो, जो कह रहा हूँ वो करो, मास्टर जोजो ने कहा। तो जॉर्डन बुरी तरह सहम गया। यस यस मास्टर, जॉर्डन ने खौफ भरे लहजे में कहा, और तेजी से ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। मास्टर जोजो मशीन के डायल को घुमाते हुए ओल्ड फोर्ट में मौजूद अफराद को चेक करने लगा। फिर उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा।
वो शख्स ओल्ड फोर्ट के SSR के कंट्रोल रूम का ऑपरेटर कर्नल असलम था, जिस पर क्लॉस्टर ने तशद्दुद किया था और उसने उन्हें रेड नोटबुक के लॉकर के बारे में बताया था। वो हलाक हो चुका था और अब ओल्ड फोर्ट के एक हिस्से में चंद दूसरे अफराद के साथ उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। इन लाशों को सफेद कपड़ों से ढांप दिया गया था, मगर चूंकि उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, इसलिए मास्टर जोसो ने कर्नल असलम को फौरन पहचान लिया था। कर्नल असलम की लाश देखते ही मास्टर जोसो ने मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। उसने उस नौजवान का और ज्यादा क्लोजअप किया और फिर उसने जल्दी से मशीन का एक और बटन प्रेस कर दिया। स्क्रीन पर धमाका सा हुआ और अचानक स्क्रीन पर कर्नल असलम का ढांचा सा नजर आने लगा, जैसे एक्सरे मशीन पर इंसानी हड्डियां नुमाया हो जाती है। उस ढांचे पर चंद धब्बे दिखाई दे रहे थे जो खासे मध्यम थे। मास्टर जोसो गौर से उन धब्बों को देखने लगा, फिर उसने एक बड़े से धब्बे को क्लोजअप में लेते हुए मशीन का एक और बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर धमाका सा हुआ और स्क्रीन पर सुर्ख रंग की एक नोटबुक दिखाई देने लगी। रेड नोटबुक देखकर मास्टर जोसो बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, तो मेरा अंदाजा सही है, असली रेड नोटबुक उस कर्नल असलम के पास है, मास्टर जोसो ने कहा। उसने जल्दी से मशीन को ऑपरेट करके मंजर तब्दील किया और माहौल को चेक करने लगा। वहां एम्बुलेंस जरूर मौजूद थी, मगर वो सिर्फ वहां से जख्मियों को निकाल कर ले जा रही थी। लाशों को जिस अंदाज में वहां रखा गया था, इससे साफ पता चलता था कि उन्हें वहां से जल्द उठा ले जाने का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है। वो ओल्ड फोर्ट से जख्मियों या फिर साइंसी इजादत के बॉक्सेस को ले जा रहे थे। मास्टर जोसो को दूसरी साइंसी इजादत से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो उस रेड नोटबुक की फिक्र थी जिसमें डॉक्टर साकिब का तहरीर करदा IB फार्मूला दर्ज था, और वो रेड नोटबुक कर्नल तारिक या किसी और के हाथ नहीं लगी थी, बल्कि कर्नल असलम की लाश की जेब में मौजूद थी, जिसे ताहाल उसकी जेब से नहीं निकाला गया था। रेड नोटबुक को देखकर मास्टर जोसो की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से मशीन को ऑफ किया और फिर पलटकर तेजी से भागता हुआ कमरे से निकलता चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ वो इमारत के ऊपर में मौजूद खुले हिस्से में आ गया, जहाँ एक छोटा मगर तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद था। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट था और उसके पर तेजी से गर्दिश कर रहे थे। पायलट सीट पर जॉर्डन मौजूद था, जो कानों पर हेडफोन चढ़ाए उस तरफ देख रहा था। मास्टर जोसो झुके झुके अंदाज में भागता हुआ हेलीकॉप्टर के पास आ गया। उसने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला और पायलट सीट की साइड वाली सीट पर चढ़कर बैठ गया। तुम्हारे पास BX बम है? मास्टर जोसो ने जॉर्डन से मुखातिब होकर पूछा। यस मास्टर, स्टोर रूम में BX बम काफी तादाद में मौजूद है, जॉर्डन ने कानों से हेडफोन उतारते हुए कहा। तो जाओ जल्दी जाकर ले आओ, मास्टर जोसो ने कहा। जॉर्डन ने इस्बात में सर हिलाया और फिर हेडफोन साइड पर रखकर वो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया और तेजी से मगर झुके झुके अंदाज में इमारत की तरफ दौड़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथों में एक वजनी बैग था। मास्टर जोसो ने उससे बैग लिया और उसे पायलट सीट पर आने को कहा तो जॉर्डन दोबारा पायलट सीट पर आ बैठा। चलो, हमें जल्द से जल्द ओल्ड फोर्ट की तरफ जाना है, मास्टर जोसो ने हेडफोन पहनते हुए कहा तो जॉर्डन ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर उसने भी कानों पर हेडफोन चढ़ा लिया। फिर उसने हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभालकर उसे फिजा में बुलंद किया और फिर हेलीकॉप्टर बुलंदी पर आकर निहायत तेज रफ्तारी से एक तरफ उड़ता चला गया। हेलीकॉप्टर छोटा होने की वजह से खासा तेज रफ्तार था। तकरीबन 20 मिनट में वो ओल्ड फोर्ट पहुंच गए थे। ओल्ड फोर्ट की तरफ जाते हुए मास्टर जोसो ने जॉर्डन को हेलीकॉप्टर की रफ्तार आहिस्ता करने को कहा था। जॉर्डन ने हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम की और उसे मुनासिब हाइट पर ले आया। मास्टर जोसो ओल्ड फोर्ट के इर्द गिर्द फैली हुई मिलिट्री को देखने लगा। फिर उसने जॉर्डन को हिदायत दी तो जॉर्डन हेलीकॉप्टर को ओल्ड फोर्ट के इर्द गिर्द चकराने लगा। तब मास्टर जोसो ने बैग से BX बम निकाले और फिर उसने उन बमों को ओल्ड फोर्ट के इर्द गिर्द फैली हुई मिलिट्री पर बरसाना शुरू कर दिया। नीचे जोरदार धमाकों से इर्द गिर्द का माहौल गूंज उठा था और हर तरफ भगदड़ सी मच गई थी। हेलीकॉप्टर से बरसने वाले बमों की वजह से मिलिट्री के अफराद भाग भाग कर इधर उधर पोजीशनें लेने में मसरूफ हो गए थे। बम धुएं के थे, वहां हर तरफ कसी धुआं सा फैलता जा रहा था। जवाब में मिलिट्री ने भी हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन जॉर्डन ने हेलीकॉप्टर को फायरिंग रेंज से खासा बुलंद रखा था, जिसकी वजह से गोलियां हेलीकॉप्टर के करीब भी नहीं आ रही थी। मास्टर जोसो ने धुएं के बम फेंककर वहां किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया था। यही वजह थी कि अगले 10 मिनट में वहां मिलिट्री और दूसरी फोर्सेस के अफराद उल्टे सीधे गिरे पड़े नजर आ रहे थे। मास्टर जोसो ने खास तौर पर BX बम इस्तेमाल किए थे, जिनसे निकलने वाले धुएं ने एक लम्हे में उन सबको बेहोश कर दिया था। मास्टर जोसो ने ओल्ड फोर्ट पर भी चंद बम फेंक दिए थे ताकि ओल्ड फोर्ट में मौजूद अफराद भी बेहोश हो जाए। उसने दूरबीन से वहां का माहौल चेक किया और फिर उसने जॉर्डन को गैस मास्क पहनकर हेलीकॉप्टर नीचे ले जाने का हुक्म दे दिया और खुद भी गैस मास्क पहन लिया। जॉर्डन हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया और उसने हेलीकॉप्टर को
पुख्ता सड़क पर उतार लिया। मास्टर जोजो ने बैग से मशीन पिस्टल निकाला और हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर नीचे आ गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी चंद लम्हों में आता हूँ, मास्टर जोजो ने चीख कर जॉर्डन से मुखातिब होकर कहा तो जॉर्डन ने इस्बात में सर हिला दिया। मास्टर जोजो मुंह पर गैस मास्क चढ़ाए तेजी से ओल्ड फोर्ट की जानिब दौड़ता चला गया। धुएं के बमों से उसने वहां मौजूद तमाम अफराद को बेहोश कर दिया था, लेकिन वहां चूंकि मिलिट्री थी और उनके पास भी गैस मास्क हो सकते थे और गैस मास्क की वजह से वो बेहोश होने से बच सकते थे। इसलिए मास्टर जोजो मशीन पिस्टल लेकर एहतियात से ओल्ड फोर्ट के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां लाशें मौजूद थी। ओल्ड फोर्ट के गिर्द मौजूद तकरीबन तमाम अफराद बेहोश पड़े थे। उनके पास चूंकि गैस मास्क नहीं थे, इसलिए वो BX बमों के जूद असर धुएं से न बच सके थे। ये बात मास्टर जोजो के हक में जाती थी, इसलिए उसे ओल्ड फोर्ट में पहुंचने में कोई मसला नहीं हुआ था। ओल्ड फोर्ट के उस हिस्से में पहुंचकर जहां लाशें पड़ी थी, मास्टर जोजो कंट्रोल रूम के उस आदमी को तलाश करने लगा जिसके लिबास में उसने विजन स्क्रीन पर रेड नोटबुक देखी थी। जल्दी उसे वो आदमी नजर आ गया। मास्टर जोजो ने जल्दी से उसके लिबास से रेड नोटबुक को निकाल लिया। उसने नोटबुक को खोलकर देखा और फिर उस पर IB और डॉक्टर साकिब का नाम देखकर उसकी आंखें चमक उठी। नोटबुक में साइंसी तहरीर दर्ज थी जो लामहला IB फार्मूले की तहरीर थी। तहरीर गो कोड में थी, मगर उस कोड को मास्टर जोजो आसानी से समझ सकता था। उसने रेड नोटबुक को जेब में डाला और फिर तेजी से फोर्ट से निकलकर बाहर आ गया और निहायत तेजी से भागता हुआ हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों में वो हेलीकॉप्टर में था। उसके हेलीकॉप्टर में आते ही जॉर्डन ने हेलीकॉप्टर ऊपर उठाना शुरू कर दिया। काफी बुलंदी पर लाकर उसने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा और फिर हेलीकॉप्टर निहायत तेजी से उसके 01 हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता चला गया। कामयाबी मास्टर जोजो के चेहरे से झलक रही थी। उसने निहायत अक्लमंदी और होशियारी से IB फार्मूले की असल रेड नोटबुक हासिल कर ली थी, जिसके लिए एक्रीमिया का स्पेशल एजेंट ब्लैक जैक और इसराइल की लेडी एजेंट मादाम क्लॉस्टा सरगर्दा थी, मगर कामयाबी ग्रेट लैंड के एजेंट मास्टर जोजो के हिस्से में ही आई थी। तुम मुझे 01 हेडक्वार्टर पहुंचाकर हेलीकॉप्टर को 36 पॉइंट पर ले जाना और उसे अंडरग्राउंड कर देना ताकि कोई हमारा सुराग न लगा सके, मास्टर जोजो ने जॉर्डन से मुखातिब होकर कहा तो जॉर्डन ने इस्बात में सर हिला दिया। उसने मास्टर जोजो को 01 हेडक्वार्टर में उतारा और फिर वो हेलीकॉप्टर वापस उड़ा ले गया। मास्टर जोजो हेडक्वार्टर में आकर खासा मुतमईन नजर आ रहा था। वो अपने स्पेशल रूम में आ गया और उसने रेड नोटबुक को स्पेशल रूम में मौजूद एक लॉकर में महफूज किया और फिर अपने ऑफिस में आकर एक इजी चेयर पर बैठ गया। उसने मुलाजिम को कहकर अपने लिए अपनी मखसूस शराब मंगवाई। अभी उसने गिलास में शराब उंडेलकर उसके 2-3 सिप लिए होंगे कि अचानक उसे यकलक तेज और इंतहाई नागवार बू का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझता, अचानक उसके जहन पर तारीक पर्दा सा आ गिरा। उसने सर झटक कर तारीकी को दूर करने की कोशिश की, मगर बेसुध तेज और नागवार बू ने उसके दिमाग पर फौरन असर करके उसे बेहोशी के अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। मास्टर जोजो हमें उस स्पेशल पॉइंट पर भी नहीं मिला। आखिर वो कहाँ जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रेड नोटबुक लेकर इस मुल्क से निकल गया हो? क्लॉस्टर ने परेशानी के आलम में सर झटकते हुए कहा। वो दोनों मास्टर जोजो के स्पेशल पॉइंट पर रेड करके और वहां मौजूद तमाम अफराद को हलाक करके और उस पॉइंट को बमों से उड़ाकर वापस आ गए थे। ब्लैक जैक ने साइंसी आलात से स्पेशल पॉइंट को मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां न रेड नोटबुक मिली थी और न ही मास्टर जोजो का कुछ पता चला था। अलबत्ता उन्हें वहां मास्टर जोजो की मौजूदगी और उसके फरार होने वाले रास्ते का इल्म जरूर हो गया था। उस रास्ते पर वो मास्टर जोजो के पीछे गए थे, मगर इतनी देर में मास्टर जोजो वहां से निकल चुका था। तब ब्लैक जैक और क्लॉस्टा वापस आ गए थे और वो इस वक्त अपने हेडक्वार्टर में मौजूद थे। क्यों परेशान हो रही हो क्लॉस्टा? मास्टर जोजो इतनी जल्दी ग्रेटलैंड वापस कैसे जा सकता है? ब्लैक जैक ने कहा। क्यों नहीं जा सकता वो ग्रेटलैंड? कौन रोक सकता है उसे ग्रेटलैंड जाने से? तुम नहीं जानते ब्लैक जैक, मास्टर जोजो के हाथ बेहद लंबे हैं। वो रेड नोटबुक लेकर या तो खुद ग्रेटलैंड जा चुका होगा या फिर उसने किसी और जरिए से उस रेड नोटबुक को ग्रेटलैंड रवाना कर दिया होगा। दोनों सूरतों में कामयाबी मास्टर जोजो हासिल कर चुका है और हम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हैं, क्लॉस्टा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मास्टर जोजो मेरे साथ काम कर चुका है क्लॉस्टा, और मैं उसकी फितरत से वाकिफ हूँ। उसे मालूम हो गया होगा कि मैं और तुम अभी जिंदा है, और जब तक हम जिंदा है उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने ग्रेटलैंड जाने या वहां रेड नोटबुक पहुंचाने की कोशिश की तो हम फौरन ग्रेटलैंड पहुंच जाएंगे, और ग्रेटलैंड में जाकर हम क्या कर सकते हैं ये वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो यहीं रुककर इंतजार करेगा। हम उसके टारगेट है। हमें अलग किए बगैर ना वो ग्रेटलैंड जाएगा और ना रेड नोटबुक को वहां भेजने का खतरा मोल लेगा, ब्लैक जैक ने कहा। ओ, तुम्हारा मतलब है पहले वो हमारा खात्मा करेगा और फिर रेड नोटबुक ग्रेटलैंड ले जाएगा? क्लॉस्टर ने हैरान होते हुए कहा।
हाँ, वो ऐसी ही फितरत का मालिक है। हमें जिंदा छोड़ने का खतरा वो कभी नहीं मोल लेगा, ब्लैक जैक ने कहा। तो क्या हम उसके इंतजार में इसी तरह बैठे रहेंगे? क्लॉस्टर ने कहा। ओ नहीं, इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले, हम उसकी शहरत तक पहुंच जाएंगे और इस बार किसी भी तरह उसे बच निकलने का मौका नहीं देंगे, ब्लैक जैक ने कहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम जानते हो कि मास्टर जोजो इस वक्त कहाँ छुपा बैठा होगा, क्लॉस्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। देख लेना, अभी कुछ ही देर में इत्तला आ जाएगी कि मास्टर जोजो कहाँ है, ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि क्लॉस्टर मजीद कोई बात करती, उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी और ब्लैक जैक ने जल्दी से ट्रांसमीटर उठा लिया। हेलो हेलो, डीएस कॉलिंग, हेलो हेलो, ओवर। ट्रांसमीटर से डगलस की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस, बीजे अटेंडिंग यू, ओवर, ब्लैक जैक ने कहा। बॉस, मैंने पॉइंट 01 को ट्रेस कर लिया है, एमजे इस पॉइंट में मौजूद है, ओवर। दूसरी तरफ से डगलस ने कहा तो ब्लैक जैक के साथ साथ क्लॉस्टर की आंखों में भी चमक आ गई। एमजे से उसकी मुराद मास्टर जोजो थी। ओ गुड, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि एमजे वहीं मौजूद है, ओवर, ब्लैक जैक ने जल्दी से कहा। यस बॉस, आपने मास्टर जोजो के जिन ठिकानों की फाइल मुझे दी थी उसमें एक पॉइंट 01 भी था। मैंने पॉइंट 01 पर आर्कम साई की रेस फायर की तो मुझे इमारत का अंदरूनी हिस्सा नजर आने लगा। मैंने और मेरे आदमियों ने आपके हुक्म के मुताबिक पॉइंट 01 को तलाश करके उसका मुहासरा कर लिया था। अभी चंद लम्हे पहले एक हेलीकॉप्टर आया था, उसमें पायलट के साथ एमजे भी मौजूद था। हेलीकॉप्टर इमारत के अंदर उतर गया और फिर दोबारा बुलंद हुआ तो उसमें एमजे मौजूद नहीं था, जो लाजमन उस इमारत में उतर गया है, ओवर, डगलस ने तफसील बताते हुए कहा। हेलीकॉप्टर, ओ, एमजे ने इस पसमानदा मुल्क में हेलीकॉप्टर की भी सहूलत हासिल कर रखी है। बहरहाल तुम वही करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। उस इमारत में हर तरफ D1 फायर कर दो ताकि पॉइंट 01 का हर शख्स बेहोश हो जाए। एमजे और उसके साथियों को इस बार वहां से नहीं निकलना चाहिए, समझे तुम, ओवर, ब्लैक जैक ने कहा। यस बॉस, मैं पॉइंट 01 के साथ इर्द गिर्द की इमारतों में भी D1 फायर कर देता हूँ ताकि एमजे का बच निकलने का कोई स्कोप न रहे, ओवर, डगलस ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। मुझे पॉइंट 01 का पता मालूम है, लेकिन मैं यहाँ के रास्तों की तफसील नहीं जानता, इसलिए तुम मुझे पॉइंट 01 का तफसीली एड्रेस बताओ। मैं और मादाम क्लॉस्टा वहीं आ रहे हैं, ओवर, ब्लैक जैक ने कहा। तो डगलस उसे पॉइंट 01 का पता बताने लगा। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं, ओवर एंड ऑल, ब्लैक जैक ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। हैरत है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था कि मास्टर जोजो के और ठिकाने और उसका कोई पॉइंट 01 भी है जहां तुमने डगलस और उसके साथियों को निगरानी के लिए भेज दिया था, क्लॉस्टर ने हैरान होकर कहा। मास्टर जोजो के सुपर क्लब से मुझे एक फाइल मिली थी। उस फाइल में मास्टर जोजो के तमाम अड्डों की तफसील मौजूद थी। मास्टर जोजो के यहाँ कई अड्डे और ठिकाने हैं, जिनमें से उसने 3 अड्डों को हेडक्वार्टर का दर्जा दे रखा है। सुपर क्लब दूसरा स्पेशल पॉइंट जहां हमने रेड किया था और उसका तीसरा हेडक्वार्टर 01 है, इसलिए मुझे यकीन था कि मास्टर जोजो उस पॉइंट पर जरूर जाएगा। मैंने वापसी पर डगलस और उसके साथियों को उसी तरफ रवाना कर दिया था, ब्लैक जैक ने तफसील बताते हुए कहा। अब क्या प्रोग्राम है? क्लॉस्टर ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। मैंने डगलस को कह दिया है कि वो पॉइंट 01 पर D1 फायर कर दे। D1 इंतहाई तेज और जूद असर गैस है, जिसके असर से जानदार एक लम्हे में बेहोश हो जाता है, चाहे वो तह दर तय कानों में ही क्यों न छुपा हो। D1 का असर खत्म करने के लिए एंटी D1 इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना इस गैस के असर से बेहोश होने वाला इंसान किसी भी तरह होश में नहीं आ सकता और उसी हालत में हलाक हो जाता है। D1 और एंटी D1 खालिसतन मेरी इजाद है, इसलिए मास्टर जोजो बल्कि D1 के असर से बेहोश होने वाले दूसरे इंसान उस वक्त तक होश में नहीं आएंगे जब तक मैं उन्हें खुद जाकर एंटी D1 के इंजेक्शन न लगा दूं। अब मास्टर जोजो पूरी तरह हमारे काबू में है, ब्लैक जैक ने कहा। गुड, तो फिर चले, क्लॉस्टर ने कहा। हाँ चलो, ब्लैक जैक ने कहा और फिर वो दोनों कंट्रोल रूम से निकलकर बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी कार में निहायत तेजी से मास्टर जोजो के तीसरे हेडक्वार्टर पॉइंट 01 की जानिब उड़े जा रहे थे। उनके चेहरों पर गहरा इत्मीनान था।